बीएससी एग्रीकल्चर बिहार बोर्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 के जो पहला इकाई है एग्रोनॉमी, आज उसके हम लोग चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां चैप्टर को देखेंगे। तो जो चौथा चैप्टर आपका भारत एवं बिहार के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो जो आपका पहला है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? आपके ऑप्शन से 5, 4, 3, 6। तो आपका सही आंसर है वो है आपका 3। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? जोन 1, जोन 2, जोन 3 1 ए और 3 बी। तो जो आपका सही आंसर है वो है जोन 2। बिहार में सर्वाधिक फसल तीव्रता वाला जलवायु क्षेत्र इनमें से कौन है? जोन 1, जोन 2, 3 ए, 3 बी। तो जो आपका सही आंसर है वो जोन 2 है। योजना आयोग द्वारा पूरे देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया? आपके ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। आपका सही आंसर वो है 15। पांचवा प्रश्न है, ICAR द्वारा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं 10, 15, 20, 25। जो आपका सही आंसर है वो है 20। क्या पूरे देश को वर्षापात के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सिर्फ वर्षापात नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, अक्षांश, ऊंचाई, तो इसलिए आपका सही आंसर नहीं। कृषि जलवायु क्षेत्र योजना का एकमात्र उद्देश्य वृक्षारोपण नहीं, इसका बहुत सारे उद्देश्य हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा पटना जिला में होती है, नहीं। ICAR के द्वारा पूरे देश को 60 उप क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, हाँ। भौगोलिक रकबा के आधार पर बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3B सबसे बड़ा है, नहीं। जो अगला चैप्टर है मौसम एवं कृषि, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, मौसम की बात एक डैश क्षेत्र के संदर्भ में होती है, जबकि जलवायु की क्षेत्र एक डैश भूभाग के संदर्भ में होती है। जो आपका खाली स्थान है पहला, मौसम की बात एक डैश क्षेत्र में होती है, मौसम की बात एक छोटे क्षेत्र में होती है, ठीक है। मौसम की बात एक छोटे क्षेत्र में होती है और जलवायु की बात एक बड़े भूभाग में होती है। तो वो हो जाएगा आपका। अगला है, मौसम डैश बदलता रहता है, तो मौसम क्षण क्षण बदलता रहता है, ठीक है। जबकि जलवायु में डैश शताब्दियों की बात है, जलवायु में परिवर्तन वो आपका शताब्दियों की बात है। अगला है, वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे किसी फसल विशेष की बढ़वाड़ लगभग अवरुद्ध हो जाती है डैश कहलाता है, तो वो आपका आधार तापमान कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बेस टेम्परेचर बोलते हैं। अगला है, एक ही फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत डैश दिनों में तैयार होता है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में उसे पकने के लिए डैश अवधि की आवश्यकता होती है। तो जो आपका है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसमें हमारा फसल कम दिनों में पक जाता है, ठीक है। जो आपका समशीतोष्ण कटिबंध है उसमें आपका उसकी तुलना में बहुत अधिक या अधिक उसकी तुलना में टाइम लगता है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अधिक। अगला है, तापमान में 10 से 20 डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री की बढ़ोतरी होने पर सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में डैश से डैश गुना तक अधिक तीव्रता आ जाती है। तो जैसे ही किसी रिएक्शन में हम लोग 10 डिग्री पर आते हैं तो उसका जो है रिएक्शन वो डबल हो जाता है तीव्रता। तो यहाँ 10 से 20 है, तो यहाँ 2 से 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला चैप्टर है आपका कर्षण, तो कर्षण के ऑब्जेक्टिव को भी हम देखेंगे। भूमि की ऊपरी परत डैश एवं डैश से खुदाई को कर्षण की संज्ञा दी गई है। तो जो आपका है वो यहाँ हो जाएगा, भूमि की ऊपरी परत को हम लोग यंत्रों एवं उपकरणों को परिभाषा से सीधा लिया गया है। तो भूमि की ऊपरी परत यंत्रों एवं उपकरणों से खुदाई को कर्षण की संज्ञा दी जाती है। तो अगला है डैश 1771 की किताब हॉर्स वोइंग हस्बेंड्री के अनुसार पौधे डैश भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो आपका दूसरा है उसका सही आंसर
डैश की किताब, तो जेथरो टूल एक साइंटिस्ट थे, तो जेथरो टूल की किताब हॉर्स विंग हस्बेंड्री ये बहुत फेमस है। जैसे यहाँ पूछा गया डैश की किताब हॉर्स विंग, वहाँ पूछ दिया जाएगा कि हॉर्स विंग हस्बेंड्री किसकी किताब है, हॉर्स विंग हस्बेंड्री कब लिखी गई थी, 1771 में। चलिए आगे, उसके अनुसार उन्होंने कुछ प्रपोज किया था, यानी कुछ दिया, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है उसी तरह इन्होंने पहले बताया था। जिस टाइम इतनी रिसर्च नहीं हुई थी तो उस टाइम इनके अनुसार जो बताया गया था कि पौधे डैश को भोजन के रूप में करेंगे। तो इनका मानना ये था कि पौधे जो हैं वो मिट्टी के महीन कण को भोजन के रूप में लेते हैं। इनका मानना था कि बेसिकली पौधे मिट्टी के महीन कण को लेते हैं और उसी से पोषण ग्रहण करते हैं। तो बाद में गलत सिद्ध हुआ, लेकिन यहाँ उन्होंने यही बताया था कि मिट्टी के महीन कण को भोजन के रूप में लेते हैं। तीसरा है प्रारंभिक कर्षण की आवश्यकता मुख्य रूप से डैश मिट्टी में होती है। तो प्रारंभिक कर्षण की आवश्यकता जो होती है वो केवाल, अर्थात जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसमें हम लोग को प्रारंभिक कर्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होती है, उसको हम लोग तोड़ना पड़ता है, भुरभुरी बनाना पड़ता है। अगला है प्रारंभिक कर्षण का मुख्य यंत्र क्या है, या डैश है। तो प्रारंभिक कर्षण का जो मुख्य यंत्र है वो है गहरी जुताई वाले हल। तो जो प्रारंभिक कर्षण का मुख्य है वो क्या है, वो हल है गहरी जुताई वाले हल। पांचवा है प्रारंभिक जुताई से फसल की बुआई तक किए जाने वाले कर्षण को डैश करते हैं। प्रारंभिक जुताई हो गई, उसके बाद हम लोग जब तक बीज का बुआई करते हैं यानी सोइंग करते हैं, तो उसके बीच वाले कर्षण को क्या कहेंगे, वहां से लेकर वहां तक के कर्षण को। तो वहां से जो जुताई, प्रारंभिक जुताई से लेकर बुआई तक के जो कर्षण होता है उसको हम लोग माध्यमिक कर्षण बोलते हैं। हम लोग कहते हैं माध्यमिक कर्षण। अगला है ह्यूमस। ह्यूमस की प्राप्ति जैविक पदार्थ के डैश से होती है। तो ह्यूमस की प्राप्ति जैविक पदार्थ के अपघटन से होती है। ठीक है। अगला है कर्षण यंत्र। ठीक है, तो जो आपका कर्षण यंत्र है उसका पहला क्वेश्चन है मिट्टी को पलटने की क्रिया डैश कर्षण यंत्र द्वारा किया जाता है। यानी बेसिकली पूछा जा रहा है कि हम लोग मिट्टी जो पलटते हैं वो कर्षण यंत्र से करते हैं, लेकिन वो जो कर्षण यंत्र है वो किस कैटेगरी में आता है, आपका प्राइमरी में आता है कि इंटर कल्टीवेशन, किस में आता है। जैसे पूछा अलग अलग कल्टीवेशन और अलग अलग कल्टीवेशन के जो मेथड्स होते हैं उसमें अलग अलग क्रॉप की डिमांड के अनुसार हम लोग सीड बेड भी तैयार करते हैं। तो आपका पूछा गया है कि कौन से में हम लोग मिट्टी पलटते हैं। तो मिट्टी जो हम लोग पलटते हैं वो प्रारंभिक कर्षण यंत्र के द्वारा हम लोग मिट्टी पलटते हैं। दूसरा है खड़ी फसल में कर्षण कार्य डैश यंत्रों द्वारा संपन्न होते हैं। तो खड़ी फसल में जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं इंटर कल्टीवेशन, और हिंदी में उसको बोलते हैं अंतर कर्षण। ठीक है। तीसरा एक डैश एक कर्षण यंत्र है जो सभी प्रकार के कर्षण कार्य कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। किससे हम लोग तीनों कर्षण करते हैं। ठीक है, तो वो जो देसी प्लाव, इंडिजिनस प्लाव या देसी हल जिसको बोलते हैं, तो देसी हल तीनों प्रकार के कर्षण या सभी प्रकार के कर्षण कर सकते हैं। चौथा है मिट्टी पलटने वाले हल में हत्था केवल डैश चालित यंत्रों में होता है। तो मिट्टी पलटने वाले जो हल है उसमें हत्था केवल बैल चालित, यानी जो भी एनिमल ड्राउन होते हैं, बैल चालित, आपका बैल चालित होगा। उसमें क्या कि ट्रैक्टर ड्राउन जो होगा उसमें हम लोग उसमें हत्था नहीं होता, इसलिए पूछा गया। पांचवा सामान्यतः तवेदार हैरों में तवों का व्यास कितना होता है। ठीक है, उसका डायमीटर पूछ रहा है, वो होता है 45 से 55 सेंटीमीटर।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। थैंक यू।